Question number 11. The ratio of current and charge carriers into conductor of same cross-sectional are current उसके साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ऐसे एक रिलेशन है इसको याद रखना है I equals to NEA VD where VD is the drift velocity. N is the number of charge carriers, E is the charge of one electron, and A is cross-sectional area. So what will be the ratio of Vd? So Vd equals to I by NEA. यहाँ पे I by N जो रेशियो है वो लिखा हुआ है फर्स्ट कंडक्टर के लिए वो है 7/4, नेक्स्ट और एक कंडक्टर के लिए वही रेशियो है 5/4. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा दोनों कंडक्टर के लिए Vd1 एंड Vd2. ए 7/4 रेशियो में है 5/4, तो 4 एंड 4 कैंसिल हो जाए तो 7/5 आंसर आ जाएगा. डायरेक्ट आंसर 7/5. I इक्वल्स टू NEAVD इस फॉर्मूला को याद रखना. I इज द करंट, N इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, and E is charge of one electron, A is cross-sectional area. Cross-sectional area of where? Cross-sectional area of current carrying wire. Next, 6 cell of EMF 6 volt was connected in parallel combination. Parallel combination में सेल कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है 1 2 3 4 5 और एक 6, टोटल 6 सेल कनेक्टेड है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड इसलिए along any path, along any line पोटेंशियल 6 वोल्ट ही रहेगा. उसका कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होगा. पैरेलल में है इसलिए 6 वोल्ट ही आंसर रहेगा. अगर वो सीरीज में रहेगा ऐसे ऐसे करके तब 6 वोल्ट का एडिशन हो जाएगा, टोटल 6 सेल के लिए 36 होगा. सीरीज कनेक्शन में रहेगा तो यहाँ पे पैरेलल है तो 6 वोल्ट ही रहेगा along any line, along any path of the circuit. Next, the resistance of a wire of length L and diameter D is 4 ohm. The wire is stretched to reduce its diameter to 1/3. Diameter 1/3 हो गया. रेशियो ऑफ फाइनल रेजिस्टेंस टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L बाई A. L is length, rho is resistivity, and A is area of cross section. That's mean pi r square. एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. आर मतलब रेडियस, तो रेडियस को हम लोग डायमीटर से भी लिख सकते हो क्योंकि रेडियस बेसिकली हाफ ऑफ द डायमीटर. सो डी स्क्वायर बाई 4 ये भी लिख सकते हो. बेसिकली R is inversely proportional to square of the diameter. That is the main thing. Inversely proportional to square of the diameter. लेकिन यहाँ पे उसका लेंथ भी चेंज होगा क्योंकि उसको स्ट्रेच किया गया. अगर लेंथ चेंज हो जाए तो इसका होल स्क्वायर के साथ रिलेशन आ जाएगा क्योंकि स्ट्रेच किया गया. जस्ट उसका डायमीटर रिड्यूस ऐसे नहीं हुआ, लेंथ में भी चेंज आएगा जब स्ट्रेच किया जाए तो. सो इस फॉर्मूला को याद रखना है. अगर स्ट्रेच होगा तो R इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ डी टू दी पावर 4, डायमीटर के फोर्थ पावर के साथ प्रोपोर्शनल है, ऐसा रिलेशन आएगा. तो उसका डायमीटर रिड्यूस किया गया, सो ऐसे रिलेशन लिख दो. R2/R1 डायमीटर के साथ इनवर्स रिलेशन है. D2/D1 सॉरी D1/D2 इनवर्स है. यहाँ पे R2 है मतलब D2 नीचे में आएगा. अभी
D2 जो है वो D1 से 1/3 कर दिया गया। D1 इज कैंसिल, 3 ऊपर में जाएगा तो 3 to the power 4/1 आएगा। 3 to the power 4 इज 81। सो फाइनल रेजिस्टेंस 81 टाइम्स ज़्यादा होगा। 3 to the power 4 is 81. So for stretch condition, resistance is proportional to 1 by d to the power 4 for stretch situation. In general, it is proportional to d square, inverse proportional to d square. अगर stretch होगा तो और एक पावर चेंज हो जाएगा, d to the power 4 आ जाएगा। A coil when connected to 200 volt, power dissipated is related by this formula, P equals to V square by 4. So R is V square by P. V is given 200. P is 400. So it is 200 by 200 by 400. 200 से कैंसिल होगा तो 2 आएगा, फिर कैंसिल होगा। So R is resistance is 100 ohm। डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से कैलकुलेशन होगा। पावर का और एक रिलेशन होता है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, वो भी है, और P इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। इस तरह बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन कॉन्सेप्ट आसान है। नेक्स्ट, वेयर लेंथ 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच टू 20, इस लेंथ को स्ट्रेच किया गया, लेंथ पे चेंज हुआ, डायमीटर में नहीं, लेंथ। ऐसे 10 सेंटीमीटर का था, उसको स्ट्रेच करके डबल किया गया, ऐसे सिचुएशन किया गया। तो हम लोग लास्ट क्लास में ही लर्न किया, लेंथ को स्ट्रेच किया जाए तो लेंथ का जो L2/L1 रेशियो है, उसका स्क्वायर के साथ ऐसे रिलेशन आता है स्ट्रेच सिचुएशन में। यहाँ पे डबल लेंथ किया गया, L2 इज ट्वाइस द L1, 10 to 20 मतलब डबल किया गया, तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 आएगा, तो R2/R1 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सो दैट्स मीन रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज होगा। The terminal potential difference of a circuit having a cell of EMF 6 volt with internal resistance 2 ohm and external, एक सेल को कनेक्ट किया गया, उसका खुद एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, that is 2 ohm is internal resistance, and the potential of the cell is 6 volt। कनेक्ट किया गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, that is 8 volt। सो कितना करंट फ्लो होगा? करंट इज EMF of the cell by total resistance, ऐसे फॉर्मूला आएगा। I equals to E by R plus R। So E is 6, internal resistance 2, external 8, 6 by 10, that is the amount of current। So potential drop V क्या होगा? V equals to IR, I into external resistance। I is 6 by 10 and external resistance is 8। इसको कैलकुलेट करो, 4.8 आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। सो पहले इस फॉर्मूला से करंट कैलकुलेट करना है, उस करंट कैलकुलेट से पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और ईएमएफ सेम नहीं होता है। पोटेंशियल एक सेल का जो इंटरनल एबिलिटी टू मूव चार्ज, वो होता है पोटेंशियल ईएमएफ, और पोटेंशियल डिफरेंस बाहर में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR। नेक्स्ट, फिर वही स्ट्रेच कंडीशन का क्वेश्चन दिया गया, फिर सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करो। स्ट्रेच कंडीशन में R2/R1 इज प्रोपोर्शनल टू L2/L1। यहाँ पे R1 2 ओहम दिया हुआ है, L2 इज 1.5 टाइम्स देन L1। इसका कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन तुम खुद करो। 2 इंटू 1.5 स्क्वायर, कैलकुलेशन करो, आंसर बोलो।
4.5. Yes, 4.5. Next, the terminal potential difference of a circuit having 9 volt cell. Cell का EMF 9 volt. Internal resistance 2 ohm, external 10 ohm. So what will be the current? I equals to E by R plus R. Total EMF by total resistance. Total EMF plus total resistance. So it will be 9 by 12 ampere. So potential difference क्या होगा? V क्या होगा? Similar formula V equals to IR. I is 9 by 12. R is given 10. R is 10. So अभी कैलकुलेशन कर लो. 3 से कैंसिल होगा तो 3 आएगा, 4 आएगा. 7.5. 7.5. Good. The resistance 20 centimeter length here 5 ohms. फिर सिमिलर प्रॉब्लम उसको भी स्ट्रेच किया गया. इस सिमिलर फॉर्मूला से नियरली 10 से ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे है. यहाँ पे मतलब प्रीवियस ईयर कोई एग्जाम में आया था. थोड़ा कुछ प्रॉब्लम को मैंने छोड़ दिया और सिमिलर सेम प्रॉब्लम है, कुछ को इंक्लूड किया. तो इसका आंसर करो. यहाँ पे भी लेंथ डबल हुआ. L2 is 40, L1 was 20. R2 तुमको कैलकुलेट करना है, R1 is 5. सो कैलकुलेशन को कंप्लीट करो. 4. हाँ बोलो. 20. यस 20 कैंसिल होगा तो 2 आएगा. 2 स्क्वायर इज 4. 4 इंटू 5 20. नेक्स्ट, when a battery voltage E and internal resistance R connected to a circuit, जो जिस टाइप का सर्किट मैंने पहले ड्रॉ किया था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का स्मॉलर, बाहर से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया, दैट इज आर. सो आई इज द करंट फ्लो. सो व्हाट विल बी द वोल्टेज इन द सर्किट? फॉर्मूला आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर. यहाँ पे फॉर्मूला कोई लिखने दिया. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू ई. जो आई इंटू आर है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस V. सो व्हाट विल बी द V? V इज E माइनस आई आर. इसका साइड चेंज करो. V will be E minus IR. That is the formula. E minus IR. EMF, that is E, small or internal resistance, capital or external resistance. Next problem. N number of identical cell in सीरीज में ही कनेक्ट किया गया, लेकिन कोई रॉन्ग कनेक्शन के वजह से वोल्टेज 12 वोल्ट हो गया. एक को रिवर्स. पहले था 15 वोल्ट. पहले जब कनेक्शन किया गया एन नंबर ऑफ सेल बैक टू बैक सीरीज में ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे करके 50 नंबर. सो ऐसे करके 15 वोल्ट आया. सो एन नंबर ऑफ सेल, एन इंटू ई एम एफ इज इक्वल्स टू 50. ये पहले कंडीशन है. बाद में कोई एक को रिवर्स किया गया, एक कोई सेल को रिवर्स कनेक्शन किया गया. एक सेल को रिवर्स किया जाए तो वो सेल का तो ई एम एफ
कैलकुलेशन से बाहर होगा उसके साथ उसका ऑपोजिटली कनेक्टेड हो गया, इसके लिए और एक फैक्टर से और एक ईएमएफ डिक्रीज होगा। सो एक सेल को कनेक्ट करने के बाद एक सेल को रॉन्गली कनेक्टेड करने के लिए ईएमएफ डिक्रीज होगा 2E, नॉट 1E। 1E तो एक सेल बाद गया और रॉन्ग कनेक्शन हो गया, और रॉन्गली ऑपोजिट कनेक्शन हो गया, इसलिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। पहले NE था, सभी सेल कनेक्टेड प्रॉपरली था, 15 वोल्ट आया। एक सेल को रिवर्स किया गया, रिवर्स करने के लिए एक बार कैलकुलेशन से माइनस ही होगा, वो रिवर्स कनेक्टेड है इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ सप्लाई करेगा, इसलिए और एक बार माइनस ही करना पड़ेगा। दोनों बार माइनस ही करना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ चेंज ऑफ ग्रुपिंग। फॉर एग्जांपल, एक टीम में एक गेम हो रहा है, एक टीम में 12 प्लेयर है और एक टीम में 12 प्लेयर है। अब अभी इस एक टीम से एक प्लेयर साइड चेंज कर लेगा, तो इसका डिक्रीज होके 11 होगा, इसका इंक्रीज होके 13 होगा। सो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस दो का आएगा, दो डिफरेंस हो जाएगा एक साइड चेंज करने में। ऐसा ही कुछ है, एक सेल उसका रिवर्स हो गया तो दो बार डिक्रीज होगा, 2E हो गया, उसमें वोल्टेज आया 12 वोल्ट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, दैट इज द क्वेश्चन। सो एन इक्वल्स टू 15, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो एन का पोजीशन में, यहाँ से ही आंसर आ जाएगा। एन इक्वल्स टू 15, 15 को रिप्लेस किया गया, सो 2E इक्वल्स टू 3, दैट्स मीन E इक्वल्स टू 1.5। सो एक एक सेल का EMF 1.5, तो एन इक्वल्स टू 15 था, एक सेल का EMF 1.5। So what is the value of n? N is 15 by 1.5, that's mean 10। वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल जो था वो है 10, 10 नंबर ऑफ सेल था, 10 is the answer। For two conductors, ratio of electron density and ratio of current density is given. So what is the current density? Here n is the number of charge carriers per unit volume, n is the current charge density। current density is I by A। इस रिलेशन को A से डिवाइड कर दो। This I by A is called current density, denoted by J। J is current density, which is current per unit area। अभी J और N उस दोनों का रेशियो लिखा हुआ है। J by N equals to E into VD। So VD is proportional to ratio of current density and number of charge carriers per unit volume। यहाँ पे J by N उस रेशियो ही सप्लाई किया गया, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रेशियो ऑफ करंट, इसका इनवर्स रेशियो सप्लाई किया गया। सो पहले जो 5/3 है उसको 3/5 लिखना पड़ेगा, इसका अपोजिट रेशियो दिया हुआ है, n बाई जे लिखा हुआ है। फर्स्ट केस के लिए n बाई जे इज 5/3, सेकेंड केस के लिए n बाई जे इज 3/5। सो यहाँ पे जो जरूरत है बी डी, जे बाई एन सूत्र 3/5 हो गया फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड जो है उसका इसका इन्वर्स होगा, मतलब 5/3। सो दोनों वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, इस दोनों का रेशियो लिख दो, VD1/VD2, एक 3/5/5/3। सो जो आएगा 9/25, 9/25 आंसर आएगा। There are 8 equal resistors in a circuit. Four groups of combination of two resistors in series are connected in parallel.
ऐसे ग्रुपिंग किया गया। सीरीज में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आर एंड आर, ऐसे करके टोटल 4 पैरेलल कनेक्शन किया गया। दिस इज द सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। वो एक सीरीज सीरीज के करके ग्रुपिंग हुआ दो दो रेजिस्टेंस का, ऐसे करके चारों पैरेलल लाइंस आया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सीरीज कनेक्शन में है एक लाइन, जो उसके उसका वैल्यू होगा आर प्लस आर, 2R हो जाएगा। सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, ऐसे फॉर्मूला था, डायरेक्ट एडिशन। सो 2R, अनदर 2R, और एक सीरीज है 2R, ऐसे करके चारों लाइन मिल गया 2R 2R। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा? सो आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है पैरेलल में, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4। सो आर इक्विवेलेंट का इनवर्स टोटल 4 टर्म है, 4/2R। इसका रेसिप्रोकल करना है, 2R/4, मतलब R/2 आ जाएगा, R/2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, one type of charger of a mobile phone carries current this amount. I is given 240 milliampere. मिली मतलब into 10 to the power minus 3 for 1 hour। 1 hour के लिए सप्लाई हुआ, so time is given 1 hour, that is 3600 second. How many electrons flow? So what will be the amount of charge? I equals to, you know the relation Q by T, so Q equals to I into T. I is given, T is 3600. So that is the value of Q, charge, amount of charge in coulomb. They have asked the amount number of electrons. अभी Q जो charge जो form होता है इलेक्ट्रॉन से ही, Q equals to Ne. N is the number of electrons. Q equals to Ne. यह से कैलकुलेट करना है N का वैल्यू, where E is charge of one electron. E यहाँ पे डिनोमिनेटर पे आएगा, सो E is 1.6। ये वाला कैलकुलेशन होगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो इट इज 240 इंटू 3600 इंटू 10 to the power -3 प्लस 19, यहाँ पे ऊपर में जाए तो प्लस 19 होगा। 1.6, इसका पॉइंट को रिप्लेस किया जाए तो ऊपर में एक 10 आएगा, 10 यहाँ पे 0 इंक्रीज कर दो। सो 240/16 इंटू 3600, इसका कैलकुलेशन करो। 240 इंटू 3600 divided by 1.6, it is 5450। 54 टोटल 50 आएगा यहाँ पे। 10 to the power -3 प्लस 19, मतलब 10 to the power +16। So it is, if you replace the point by 6 decimal point, it will be 5.4, and 6 decimal point 22 आ जाएगा। 5.4 इंटू 10 to the power 22, 22 आ गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? 22 ही तो आएगा, 21 क्यों लिख दिया? कैलकुलेशन को फिर चेक कर लेता हूँ। पाँचों जीरो है, 16, 240 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 1.6। ओ, एक कैलकुलेशन गलत हुआ, यहाँ पे एक जीरो कम होगा, ये वाला
सो 10 to the power 21 ही आएगा. नेक्स्ट, नेट चार्ज इन द current carrying conductor. फॉर एनी कंडक्टर नेट चार्ज जीरो होता है. वो करंट कैरी कर रहा है, इसका मतलब उसमें जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही पॉजिटिव आयन भी है. टोटल चार्ज फॉर पॉजिटिव आयन एंड फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा. टोटल चार्ज एंड जीरो आ जाएगा. As the temperature of a metallic resistor is increase, the product of its resistivity and conductivity. Actually, resistivity is the reciprocal of conductivity or the inverse one. Rho and sigma. Rho is resistivity and sigma is conductivity. They are reciprocal of each other. So किसी भी सिचुएशन में उस दोनों का प्रोडक्ट वन ही रहेगा. वन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. रो इंक्रीज होगा तो सिग्मा डिक्रीज होगा. ऐसे करके मल्टीप्लाइड वैल्यू सेम ही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 cell, each of EMF internal resistance are connected in series. Mistake one of cell connected wrongly. एक सेल को रॉन्ग कनेक्शन हो गया तो EMF क्या आएगा? 5E से 2E सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3E. 3 आएगा, रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा. रेजिस्टेंस 5, टोटल जो आर है 5 आर ऐड होता है. रेजिस्टेंस और उसका कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होता. ऑपोजिट कनेक्शन में भी वो सेम ही रहेगा. रेजिस्टेंस का नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है. ईएमएफ अपोजिट होगा तो उसका ईएमएफ इन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. रेडियस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज डबल बट इट इज नॉट स्ट्रेच्ड कंडीशन. स्ट्रेच नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं है. पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा. पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी, दैट इज दिस रो इज द मेन बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. उसका कोई चेंज नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में अगर मटेरियल नहीं चेंज होता. मटेरियल कोई नया कोई मटेरियल चेंज होता है, मतलब कॉपर वेयर था, कॉपर वेयर से आयरन वेयर हो गया तो रो चेंज होगा. मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होगा, लेकिन लेंथ एरिया इसके साथ नहीं. Wheatstone instrument, a setup that is required to measure resistance, that is called Wheatstone bridge. This type of bridge होता है with four arms with resistances PQ RS. This is called Wheatstone bridge. बाद में उसके ऊपर और भी क्वेश्चन है, डिस्कस होगा. The quantity of electricity analogs to temperature. As there is due to टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हीट फ्लो होता है. सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चार्ज फ्लो होता है. सो पोटेंशियल इज द एनालॉग, मीन सिमिलर विथ टेम्परेचर. टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हीट फ्लो होता है, हीट फ्लो ऑफ हीट. और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चार्ज फ्लो होगा. डायमीटर ऑफ एन नाइक्रोम वेयर इज रिड्यूस टू हाफ. सो रियल रेजिस्टेंस क्या होगा? डायमीटर को रिड्यूस किया गया, स्ट्रेच और कोई अदर्स थिंग नहीं लिखा हुआ है. सो जो मेन रिलेशन था उसका यूज करना है. स्ट्रेच का कोई नहीं, स्ट्रेच होगा तो D⁴ हो जाएगा. सो द रियल रेजिस्टेंस क्या, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? सो R2/R1 इज इनवर्स विथ D1/D2 होल स्क्वायर. अभी यहाँ पे D2 जो है हाफ किया गया, D2 D1 का हाफ हो गया. सो 2 ऊपर में जाए तो स्क्वायर आएगा. 2 स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स चेंज होगा. 4 टाइम्स चेंज आएगा. An electric cell EMF 2 volt with internal resistance and external resistance. Oh, तो फिर सिमिलर प्रॉब्लम. I क्या होगा? EMF by total resistance. Total resistance is 4, so I is half ampere. So potential difference क्या होगा? V equals to IR. I
into R. R is given 3.9, 3.9 उसको डिवाइड करो 1.95 आ जाएगा, 1.95. Next, the EMF of a source doing 5 joule work. Basically, EMF is the work done per unit charge. Like potential work done per unit charge, ऐसा ही EMF भी होता है. Work done is 5 joule, charge is 10. So 5 by 10 is 0.5 volt is the EMF. Flow of electrons per second in a conductor contributes a current. Number of electrons is given per second. So I equals to Q by T, where Q is n into number of n is the number of electrons into E by T. यहाँ पे n जो है वो लिखा हुआ है 6.25 into 10 to the power 12 into charge of one electron. By time is given 1 second. So what is the value of charge of one electron? It is 1.6 into 10 to the power minus 19. Time is given 1 second. So करंट क्या होगा, यही पूछा गया. आई क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करो. जो आ गया इसको कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है बोलो मेरे को. 10 into 10 to the power minus 7. हाँ, 10 into 10 into 10 to the power minus 7. 10 into 10 to the power minus 7. ओके, उसको उसको तुम लिख सकते हो 10 टू द पावर -6, -6 लिख सकते हो. -6 मीन माइक्रो, so it is 1 microampere. It is 1 microampere. Next question. Three resistors R1, R2, R3 ohms are connected in a parallel combination. लास्ट क्लास में ही डिस्कस हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस फॉर्मूला से. सो इस हिसाब से इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कोई भी कंपोनेंट रेजिस्टेंस से कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा. जब रेजिस्टेंस ऑफ कोई सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तभी हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा तब. सो इट इज ऑलवेज लेस देन एनी कंपोनेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, एनी वैल्यू. यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लिया गया, उसका इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 से भी कम होगा. सबसे सबसे कम जो रेजिस्टेंस है उसके भी उसका इक्विवेलेंट वैल्यू जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कम आएगा, R1 से भी कम आएगा. इसको प्रूफ भी तुम कर सकते हो. 1 बाई आर इक्विवेलेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाई R1, क्योंकि 1 बाई R1 के साथ और दो टर्म एडेड है, इसलिए ऐड करने के बाद ये मिला. सो इसका वैल्यू 1 बाई R1 से तो ज़्यादा ही होगा. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, R1 इज ग्रेटर देन आर इक्विवेलेंट. सो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 से भी कम आएगा. R2 R1 कोई भी अदर्स कंपोनेंट से कम ही आएगा, उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज होता है. नेक्स्ट, स्ट्रेच कंडीशन दिया गया, R2 by R1 is related by this relation for this type of situation. यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज लिख दिया गया. इसको कैलकुलस से भी तुम कर सकते हो. कैलकुलस से क्या आएगा, ऐसे आएगा. पावर जो है 2 उस साइड में आ जाएगा, कैलकुलस अप्लाई होगा. अभी इसका परसेंटेज दिया हुआ है 0.1%. सो 0.2% चेंज आएगा. अगर चेंज का वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा, चेंज जो हो रहा है लेंथ वो बहुत स्मॉल चेंज है,
ज़्यादा चेंज नहीं हुआ तो ऐसे कैलकुलस डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इस टाइप ऑफ कंडीशन में। क्या कंडीशन? जब एक वायर को स्ट्रेच किया गया उसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, इसको याद रख सकते हो। फॉर अ स्मॉल चेंज इन लेंथ, बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो इस टाइप से नहीं होगा। और फिर वो सिमिलर क्वेश्चन कॉपी हो गया, अभी अभी सॉल्व किया था हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a battery of EMF 12 volt is connected with a voltmeter, but voltmeter reads a lesser value, that is 11 volt. Why? Because there is a small internal resistance in the battery. That's why V is equals to E minus IR. इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा सा है, उसलिए थोड़ा सा ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा। 12 वोल्ट था, उसका थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, कितना आया? 11 वोल्ट आया। वो जो पार्ट डिक्रीज हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ही। नेक्स्ट इस डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी हम लोग का फॉर्मूला था। यहाँ पे वी डी रिप्लेस हो जाएगा म्यू इंटू ई, एंड म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी and E is electric field. E is electric field and I current and mu is mobility. So VD का रिलेशन E के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इस हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Three equal resistors of each resistance are connected so as to form equilateral triangle. ऐसे करके कनेक्शन हुआ। Each resistance is R. बोला गया एनी टू कॉर्नर्स, फॉर एग्जाम्पल इस कॉर्नर में करंट आया, इस कॉर्नर से बाहर आया, बिटवीन एनी टू कॉर्नर ए बी सी, यहाँ पे हम लोग ए से सी तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ए दो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ए वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज में है, क्योंकि डायरेक्टली करंट फ्लो हो रहा है उसमें। उस कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो उस दोनों को कंबाइन करने में रेजिस्टेंस क्या आएगा? 2R आएगा। उसके साथ ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अभी इस दोनों का कंबाइंड वैल्यू क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में? कैलकुलेट करो। 1/R प्लस 1/2R। कैलकुलेट करो, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा बोलो? इसका कैलकुलेशन करो, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा?
R plus 1 by 2R. 1 बाई नहीं, 2R एलसीएम होगा, तो आर से हमें 2 आएगा, यहाँ पे 2R 1 आएगा, सो 3 3/2 by आर। 2R. 3 by 2R. तो इसका इन्वर्स करना है ना, 3/2 आर तो 1/r इक्विवेलेंट, सो 2R/3 आंसर होगा, 2R/3। इसका रेसिप्रोकल करना है, 2R/3 रेसिप्रोकल करना है, उसको मत भूलो, उसको भूल जाएगी तो आंसर रॉन्ग होगा। Which of the following relation is called current density? अभी अभी हम लोग लिखा था, current density is I by A, current per unit area, I by A. Next, a potentiometer consists of wire of length 4 meter and resistance, and EMF is 2 volt. So what is potential gradient? Potential gradient means potential per unit length. Potential per unit length. So half volt per meter, half mean point 0.5. 0.5 volt per meter. Next, which of the following quantities does not change when a resistor connected to a battery and it is heated due to current? हीटेड होगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन है। रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी भी चेंज होगा, इस रेजिस्टेंस चेंज होगा। इसके लिए ड्रिफ्ट स्पीड में भी चेंज आ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है उस हीट के साथ। हीटेड होगा तो वो कोई इंक्रीज नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। Radius of a copper wire carrying current is double. What is the drift velocity of the electron? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेडियस को इंक्रीज किया गया। Radius of a copper wire carrying a current is double. So relation is I equals to NeAVD. So VD equals to I by NEA. A is cross sectional area. So cross sectional area के साथ inverse relation है, and this area is related with pi r square. R is radius. So रेडियस का स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन VD का। सो अगर रेडियस डबल होगा तो VD 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। आर डबल होगा तो VD 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज हाफ इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के साथ लेंथ का कोई रिलेशन नहीं है, वो भी इंटरनल प्रॉपर्टी है, सिग्मा। रेजिस्टिविटी जैसे एक इंटरनल प्रॉपर्टी है उसका, कोई भी कंडक्टर का, सिग्मा भी ऐसे ही। सो लेंथ और एरिया और कुछ भी हाफ हो तो उसके साथ कोई संपर्क नहीं है, अनचेंज रहेगा। The wire has resistance 32 ohm. When its length is double, then the percentage increase in resistance. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंथ चेंज हुआ, सो कैलकुलस का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, और टेक्निक आएगा, और टेक्निक है। 32 ओम था, लेंथ डबल किया गया, लेंथ को डबल किया गया, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? तो R2/R1 मिल गया 4। चेंज कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो चेंज का रिलेशन आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में चेंज का रिलेशन आएगा। अब इसको परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे 100 मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज आएगा। सो 300% चेंज आएगा, 300%। The radius of a conductor is double, resistance will be, रेजिस्टेंस के साथ रेडियस का ऐसे रिलेशन है, अभी अभी हम लोग लिखा था।
ऐसे रिलेशन है। अगर स्ट्रेच होगा तो अलग केस, स्ट्रेच होगा तो 8 to the power 4 आ जाएगा, वो डिफरेंट केस है। यहाँ पे स्ट्रेच नहीं, जस्ट डबल किया गया, आर स्क्वायर किया गया। सो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको डबल किया जाए तो बाई 4 आएगा, तो 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन है, रिलेशन ही इनवर्स है। आर डबल होगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम डिक्रीज होगा। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन हो गया। थोड़ा और प्रॉब्लम ही ड्यू है इसी चैप्टर का, बहुत ज़्यादा कुछ ड्यू नहीं है, और नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट